हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के नया कोर्स लेकर के आया हूँ भूगोल, जिसका पहला लेसन है आपका मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या संबंध है। सबसे पहला पॉइंट यह हम पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या संबंध है, इसको हम समझेंगे। दूसरी बात पढ़ने हैं हमको इसमें किस तरह मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास किया। मनुष्य जो है टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े, किस प्रकार से बढ़े, कैसे विकास किए, ये पढ़ेंगे। और फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे इस अध्याय में कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है और हम मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस संपूर्ण किताब में क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये भी जानकारी हम इस अध्याय से प्राप्त करेंगे। उसके बाद इससे पिछली कक्षा में जो पुस्तक हम लोगों ने पढ़ा था उसका नाम था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और इस पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो ध्यान रखेंगे 11th में हम लोग क्या पढ़े थे, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और इस पुस्तक का नाम है मानव भूगोल का मूल सिद्धांत। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल क्या होता है, तो 1-2 नंबर का यह पूछा जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव और प्रकृति ये दोनों के बीच के संबंध का हम अध्ययन प्राप्त करेंगे, उसी को क्या बोला जाएगा, मानव भूगोल उसी को कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, अस्थिर है, और क्रियाशील मानव, मानव क्रियाशील है, कुछ न कुछ कार्य करते रहता है, क्रियाशील है। तो इसी के बीच का संबंध का अध्ययन जो करेंगे उसी को क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। तो आप दोनों शब्दों में दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, अगला बात करेंगे हम मानव भूगोल के क्षेत्र। ठीक है, मानव भूगोल के क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत जितना भी पॉइंट है ये सारे पॉइंट हम संपूर्ण किताब में पढ़ने वाले हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्र में आपका नगरीय भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव भूगोल के क्षेत्रों को लिखें, तो याद रखेंगे इनको। मानव भूगोल के मुख्य 6 क्षेत्र हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्र की। यह भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों को लिखे, तो संसाधन भूगोल हो गया आपका, कृषि भूगोल हो गया, उसके बाद उद्योग भूगोल हो गया, उसके बाद व्यापार उद्योग, फिर पर्यटन भूगोल हो गया। तो ये सारे को भी हम पढ़ने वाले हैं, समझ गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको भी याद कर लेनी है। चलिए फिर मैं शुरुआत करता हूँ अब अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका भौगोलिक विचारधाराएं। ठीक है, भौगोलिक विचारधाराएं। तो सबसे पहले समझते हैं नियतिवाद। वैसे 3 प्रकार के, मुख्य रूप से इसको 2 प्रकार पहले कर लेते हैं, नियतिवाद और संभववाद। तो नियतिवाद के अंतर्गत आते हैं कौन से, आदि मानव लोग आते हैं। नियतिवाद के अंतर्गत क्या आते हैं, आदि मानव लोग। ध्यान रखेंगे ये आपको जो दिख रहा है फिगर पहले वाला, ये आपका आदि मानव है, और ये सेकेंड जो पार्ट दिख रहा है ये आपका कौन है, आधुनिक मानव, जो जिसने टेक्नोलॉजी का विकास किया। चलिए भौगोलिक विचारधाराएं समझते हैं क्या है। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए। भूगोल में क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंध के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। यानी जितने भी वैज्ञानिक हुए वो सभी प्रकृति और मनुष्य के बीच क्या किया, अलग अलग विचार प्रकट किए। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। जैसे बात करेंगे हम कि पहले हमारे पास दूर संचारण के लिए कुछ नहीं था, धीरे धीरे टेलीफोन आया, मोबाइल आया, मोबाइल से अब 1G 4G 2G 3 5G तक हम लोग पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। तो प्रत्येक वैज्ञानिक हर क्षेत्रों में, सिर्फ ये कंप्यूटर के क्षेत्र नहीं और विभिन्न क्षेत्रों में क्या किए, बढ़ोतरी करते गए। तो सभी वैज्ञानिक क्या किए, मनुष्य और प्रकृति और मानव के बीच में संबंध के बारे में अपने अपने विचार प्रकट करते रहे। इसी को क्या बोला जाता है, भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब भौगोलिक विचारधाराएं 3 प्रकार की, नियतिवादी, संभववादी विचारधारा और नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो ये 3 पॉइंट हम बताए थे पिछले में, 2 पॉइंट, बट ये 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों पॉइंट हम अभी डिटेल से इसी को पढ़ने वाले हैं संपूर्ण चैप्टर में। चलिए नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा क्या है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। सबसे पहले जो मानव थे यहाँ के, वो क्या थे, एक प्रकृति के अनुसार थे, आदि मानव की अवस्था में थे। धीरे धीरे वह क्या क्या प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। वह अपने से स्वयं से कुछ नहीं करना चाहता था। इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, उस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, मतलब कोई चीज़, कोई वस्तु जो है जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाता था। किसी को पता नहीं लगता था कि कौन चीज़ कहाँ हो सकता है, क्या प्राप्त करें नहीं करें। तो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया था। प्रकृति जैसा करती थी, प्रकृति जो देती थी, जो उपलब्ध करवाती थी, वही खाते थे, वही करते थे, वही रहते थे। समझ गए। तो ये हो गया प्रकृति के अनुरूप क्या क्या था, स्वयं को ढाल लिया था। निम्न स्तर था प्रौद्योगिकी का। मानव विकास भी बहुत कम हुआ था, मानव का विकास भी बहुत कम हुआ था उस समय, यानी मानव लोग खुद स्वयं से कुछ करना नहीं चाहते थे। तो मानव का विकास क्या हुआ, बहुत ही कम हुआ। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता और उसकी प्रचंडता से डरता था। मतलब उनको लगता था कि प्रकृति ही हमें सब कुछ देगी, प्रकृति की ही पूजा करने से हमें वर्षा प्राप्त होगी, खाना प्राप्त होगी, या फिर मतलब पशु पक्षी प्राप्त होंगे, जिससे हम क्या करेंगे, खाना खाकर गुजर बसर करेंगे। तो वो प्रकृति की प्रचंडता से वो डरते थे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है हमारा, संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता था। संसाधन के लिए जो मानव था ना, वो डायरेक्ट रूप से किससे, प्रकृति पर निर्भर रहता था। संसाधन मतलब हम जो भी वस्तु उपयोग करते थे, खाना पीना, रहना, सोने के लिए या पहनने के लिए, तो उस समय सारे उपलब्ध प्रकृति पर ही आदि मानव लोग यानी हमारे पूर्वज लोग रहा करते थे। तो डायरेक्ट रूप से हम लोग प्रकृति पर ही निर्भर थे, स्वयं से कुछ नहीं क्या करते थे। समझ गए। अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया। अतः इस अवस्था को, इस व्यवस्था को, यानी हम लोग जो प्रकृति पर ही निर्भर रहा करते थे, ऐसी व्यवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का ही नियम दिया गया नाम। ठीक है, इसका तीनों नाम याद रखना। कभी कभी पूछ देता है कि नियतिवाद क्या है, या निश्चयवाद विचारधारा क्या है, या पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। तो याद रखेंगे, तीनों नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब आप लास्ट पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पर है इनके जो प्रवक्ता थे, समर्थक थे, यानी जिन्होंने ये बताया, वो रेटजेल, रीटल और हमबोल्ट थे इसके समर्थक, कि वास्तव में मानव क्या थे, मतलब प्रकृति पर पहले से निर्भर थे और उनके पास विकास उस समय कम हुआ था। वो प्रकृति की ही सुनता था, उसी की पूजा करता था, उसकी प्रचंडता से डरता था। संसाधन के लिए मानव डायरेक्ट प्रकृति पर निर्भर थी। तो ये सब कौन बताए थे, रेटजेल, रीटर और हमबोल्ट, ये सब इनके क्या थे, समर्थक थे। समझ गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये तीनों पॉइंट को। अगला देखते हैं, संभववाद विचारधारा क्या है। संभववाद विचारधारा, समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ। समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता गया, मनुष्य का विकास होते गया। और विडाल डी लॉबलास इसके समर्थक थे। संभववाद विचारधारा, सभी के विचारधारा को ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, विडाल डी लॉबलास इसके समर्थक थे। अब वह प्रकृति से नहीं डरता था। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रकृति से डरना बंद हो गया। प्रकृति से संभववाद विचारधारा आने के बाद वो प्रकृति से क्या हो गया, डरना खत्म कर दिए। उसके बाद अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा, यानी स्वयं को थोड़ा थोड़ा बदलाव करने लगा। अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा, प्रकृति पर निर्भर रहना छोड़ दिया, कि मतलब सब कुछ प्रकृति हमें देगी, ऐसा बात नहीं रहा था। संभववाद विचारधारा वही कह रहा। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था, मतलब वो जो चाहे, जैसे अभी तो हम लोग पर दिन कई परिवर्तन, हर सेकेंड हर मिनटों हम परिवर्तन कुछ न कुछ करते हैं अपने लाइफ के लिए, या फिर कुछ न कुछ सामान बनाया जाता है वैज्ञानिक के द्वारा, तो किया जाता है। ठीक है, तो संभववाद विचारधारा यही कह रहा है। आगे है, अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था। अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा, मतलब जो भी संसाधन उन्हें नज़र आया, धीरे धीरे सभी संसाधनों से कुछ न कुछ उपयोग करना शुरू कर दिया। समझ गए। उसके बाद
फिर मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास किया, जैसे गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना। गर्मी से बचने के लिए जैसे अब धीरे धीरे जब मनुष्य को मानव को जब पता चला कि हम लोग खुद से भी बहुत सारी चीज़ में बदलाव कर सकते हैं, जितना भी संसाधन नज़र आ रहा है उस सभी का उपयोग कर सकते हैं। तो पहले क्या था कि गर्मी था तो अब गर्मी की तरह ही प्रकृति के अनुरूप ढल रहा था सब, लेकिन अब क्या है कि गर्मी है, ठंडा है, बरसात है, जो भी है उसके अनुरूप हम लोग, गर्मी है तो उसके लिए पंखा की व्यवस्था करते हैं, ठंडा है तो उसके लिए हम लोग स्वेटर कंबल वगैरह की व्यवस्था करते हैं या हीटर की व्यवस्था करते हैं। तो कुछ न कुछ क्या करते हैं, निर्माण करके हम लोग खुद के अनुरूप बना लेते हैं इस माहौल को, समझ गए। तो संभववाद विचारधारा यही कहती है कि धीरे धीरे हम लोगों क्या किए, धीरे धीरे विकास हुआ मनुष्य का, और वे इसके समर्थक कौन थे, विडाल डिब्लास, याद रखेंगे। अब है अगला नवनिश्चयवाद विचारधारा, ये क्या है, तो इनके विचार समर्थक जो थे ग्रिफिथ टेलर थे। इस विचारधारा के समर्थक कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे इस विचारधारा के समर्थक। और इसका नाम जो है नवनिश्चयवाद, मध्यम मार्ग या रुको और जागो निश्चयवाद। ध्यान रखेंगे तीनों नाम इसका भी है, नवनिश्चयवाद, मध्यम मार्ग, रुको और जागो निश्चयवाद, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ये जो कह रहे हैं, नई संकल्पना के अनुसार न तो नितांत मतलब पूरी तरह से पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही पूरी तरह स्वतंत्रता यानी संभववाद है। कहता न ही पूरी तरह से यह पर्यावरणीय है और न ही पूरी तरह से यह निश्चयवाद है, समझिए, न पूरी तरह से परिणयवाद है, न ही पूरी तरह से निश्चयवाद है। ये क्या है, क्या नवनिश्चयवाद है, यहाँ नाम से भी स्पष्ट पता चल रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, मानव केवल प्रकृति नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मानव क्या कर सकता, प्रकृति ने बहुत सारे नियम दिए हैं तो उसके नियमों पर, उसके अनुरूप चल करके हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें जो पानी का संसाधन मिला है उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे, फालतू व्यर्थ नहीं करेंगे, तो उसके नियमों पर कार्य करके हम क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया था, ठीक है, कौन, ग्रिफिथ टेलर, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा, यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता बताती है। यह क्या बताती है, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता नवनिश्चयवाद। यह नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे, यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के रास्ता को क्या कर रही है, बता रही है, ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। सारे पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट डालो, जिससे आप ऑब्जेक्टिव भी एकत्रित कर सकते हो और सब्जेक्टिव तो आपका बन ही रहा है यहाँ से। तो 2 नंबर 3 नंबर जितना का हो आप आसानी से इसे बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मैं सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत डाल चुका हूँ, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसी के अंतर्गत जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सारे आप बना सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा आ रहा है यहाँ पर, प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, ठीक है। मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही टेक्नोलॉजी का विकास किया। प्रकृति के बारे में समझा, उनके नियमों को समझा कि प्रकृति हमें क्या दे सकती है, प्रकृति क्या दी हुई है, किसका उपयोग कैसे करना चाहिए, तो वो सब समझा। उसके बाद उसका विकास करना शुरू किया। जैसे इसके कुछ उदाहरण जैसे है हमारे पास, घर्षण एवं ऊष्मा। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने आग की खोज में हमारी मदद की और आज हम आग का प्रयोग करने लगे हैं। सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया था, आग की खोज की। कैसे, तो उन्होंने जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटका अनजाने में, तो उसे चिंगारी उत्पन्न सी नजर आई। तो उन्होंने देखा कि जब दो वस्तुएं टकरा रही हैं तो घर्षण करने से आग उत्पन्न हो रही है। तो उन्होंने उससे आग का निर्माण किया और आग वहाँ से प्राप्त हुआ, और आज हम आग का क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रकार से उपयोग कर पा रहे हैं, और हम अपने भोजन में आग का उपयोग करके खाना को पकाकर खाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से डीएनए और आनुवंशिकी,
इन्हें समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारियों पर जीत पा चुके हैं। जब डीएनए और आनुवंशिकी की पता चला तो हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं वो सब ख़त्म करने के बारे में हम लोगों ने सोचा। धीरे धीरे बीमारी जो हो रही थी उस बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने सामर्थ्य पैदा कर लिया। ठीक है, आगे है वायु गति के नियम। वायु गति के नियम, अधिक तेज गति के वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है, तभी हम तेज गति के वाहन बना पाते हैं। यानी कुछ न कुछ निर्माण करने के लिए, कुछ न कुछ बनाने के लिए हमें उसके गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से उस पर काम कर सकते हैं और उसको सफल रूप से बना सकते हैं। तो यही है प्रौद्योगिकी का विकास। कोई चीज़ के निर्माण करने के लिए हमको उसकी गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी का विकास। इस प्रकार से ही प्रौद्योगिकी का विकास हो पाता है। हम लोगों को हमारे पूर्वज को या फिर हमारे दोस्तों को पता था कि किस प्रकार से गाड़ियों का निर्माण होगा, हमारे वैज्ञानिकों ने ये सब निर्माण करवाया। ठीक है, अगले बात करते प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार से हुआ ये समझेंगे, कैसे हुआ देखते हैं। समय के साथ मानव पर्यावरण को और प्रकृति को समझने लगा। समय के साथ धीरे धीरे मानव क्या करने लगा, पर्यावरण और प्रकृति को समझने लगा कि पर्यावरण किस प्रकार से है और प्रकृति हमें क्या देती है और क्या दी हुई है, किसका उपयोग कैसे करना चाहिए, तो समझने लगा। प्रकृति बलों को समझने लगा। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। फिर मानव में क्या किया, सामाजिक, अपने समाज में भी विकास किया और अपनी संस्कृति में कि क्या चीज़ ज़रूरी है, कैसे हमें रहना चाहिए, किसके साथ कैसे बोलना चाहिए, कौन से कार्य को कैसे करना चाहिए, तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास किया। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, खेत, खलिहान, मैदान, चारागाह, एटम, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि का विकास किया। यानी धीरे धीरे प्रकृति ने मानवीकरण के स्वरूप में धीरे धीरे सब कुछ का विकास करने लगा। समझ गए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन नियतिवादी विचारधारा के समर्थक थे? तो ऑप्शन है आपका ए रेटजेल, बी विडाल डी लावलस, सी हमबोल्ट, डी ए तथा से। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको हमने बताया था, याद रखेंगे। तो मैं ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप उससे ऑब्जेक्टिव खुद से कई तैयार कर सकते हैं। लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर सकते हैं और सब्जेक्टिव तो आपका है ही और भी उससे तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको हर प्रकार के, हर विषय के प्रत्येक चैप्टर का नोट्स टॉपिक वाइज मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हाँ, 1 नंबर जो क्वेश्चन मैंने बताया था, नियतिवाद विचारधारा के समर्थक, तो यहाँ पर ए रेटजेल और डी लावलस, तो यहाँ पर ए और बी और सी है आपका हमबोल्ट। तो ऑप्शन नंबर आपको मैंने बताया था कि ए और सी यहाँ पर सही है, रेटजेल और हमबोल्ट। ठीक।